डिसाइड करने वाला है। मोटिवेशन खोजते नहीं फिरना है, कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लिया और मोटिवेशन ले लिया नहीं। और अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो इसका मतलब आप सिलेबस को इग्नोर कर रहे हो, सीधी सी बात। आपके दिमाग में ये भी डाउट होता है कि सर बुक कौन सी खरीदनी सॉल्व करने के लिए, ये बता दो। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, एक फंडा बता देता हूँ कि कैसे बुक सेलेक्ट करनी चाहिए। रिवीजन तो लास्ट में करना होता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है बेटा। तुम करते क्या हो, उधर से फ्री पीडीएफ मिल गई वो ले ली, इधर से फ्री पीडीएफ मिल गई ये भी ले ली, वो भी ले लिया, अब मटेरियल भर लिया अपन ने इतना सारा, अब समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूं। सप्ताह में 3 टेस्ट सफिशिएंट होते हैं, डेली 2-3 टेस्ट नहीं देने हैं कि पागलों की तरह टेस्ट पेपर मार्केट गए जेरोक्स की दुकान पे उठा लाए 2-3 साल के बंडल। पर तुम में से कई हैं जो उस चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ बायोलॉजी तो है भाई, अपना फेवरेट सब्जेक्ट है। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में ऑब्वियसली व्यस्त होंगे। और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि नीट का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 1 ही महीना बचा है बस अब। तो अब लास्ट टाइम पर कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए भाई। सुनो मेरी बात, अब ये जो आखिरी का 1 महीना बचा है ना, ये तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। तो इस आखिरी टाइम में कुछ कॉमन गलतियां हैं जो आप सभी लोग अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वही कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स जो हर एक नीट एस्पिरेंट कहीं ना कहीं करता है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने आया हूं। तो समझ जाओ, ये आखिरी महीना है, अब हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो कि हमारा सिलेक्शन रोक दे, क्योंकि हमें जाना है अब की बार 700 पार। तो बेटा कुछ 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे। ये बातें मैं आपसे आज करने इसलिए आया हूं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना प्रेशर होता है हमारे दिमाग में तैयारी को लेकर कि हम वो गलतियां बार बार दोहराते जाते हैं, हमें पता नहीं होता है और हम वो गलतियां करते जाते हैं। तो मैं बस आपको रिमाइंड कराने आया हूं बेटा, ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी है अपने को। किस तरीके से अपनी नीट की प्रिपरेशन एकदम स्मूथली आगे बढ़ती रहे और हम एक अच्छा स्कोर ले, एक अच्छा सा हमारी पसंद का जीएमसी ले, एक अच्छा सा एम्स ले, बस हमारा यही सपना है। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे उन कॉमन गलतियों की। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट। पूरे साल इस गलती को लेकर हम जूझ रहे होते हैं, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, सर टाइम टेबल क्या बनाना है एक बार बता दो, टाइम टेबल कैसे बनाना है एक बार बता दो। लास्ट मोमेंट पे बेटा टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, आपके तीनों सब्जेक्ट आपको इक्वली प्रिपेयर करने हैं। तो अगर वो तीनों सब्जेक्ट कि आज अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठा तो दिन भर केमिस्ट्री पढ़ लेता हूं, मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने, पढ़ते जाओ, है ना। वैसे भी किसी एक महापुरुष ने कह दिया था, मैंने सुन लिया था यूट्यूब पे एक बढ़िया से मोटिवेशनल वीडियो में कि जो तुम्हारा मन करे वही करो। नहीं बेटा, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो से अब लास्ट मोमेंट पे आपको दूर रहना है, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि हमें मोटिवेशन खोजते नहीं फिरना है, कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लिया और मोटिवेशन ले लिया नहीं। हमारे लिए जो जरूरी है हमें सिर्फ वही करना है, वही देखना है, उसे ही अपनाना है। आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। एक पूरे दिन का चार्ट बनाओ, उसमें से आप कितने घंटे पढ़ाई को दे सकते हो वो घंटे निकालो और उन घंटों में से आपको कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं वो डिसाइड करो। आपका जो भी पार्ट वीक है उसके लिए ज्यादा टाइम निकालो, थ्योरी रिवीजन से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालो। ये पूरा टाइम मैनेजमेंट आप सुबह उठते ही कर लिया करो या एक रात पहले ही कर लिया करो कि कल मुझे मेरा टाइम किस तरीके से मैनेज करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट बेटा, बड़े बड़े आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, सभी सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं वो अपने टाइम मैनेजमेंट पर करते हैं। और इवन कई लोग तो पूरी पूरी टीम रखते हैं अपना टाइम मैनेज करने के लिए, है ना। तो आपको टीम रखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ 5-10 मिनट देने हैं आपका टाइम मैनेज करने के लिए। आपको कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, आपको अगर आपका फिजिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे इतने घंटे भाई इसकी थ्योरी रिवाइज करनी है और इतने घंटे इसके क्वेश्चन लगाने हैं, बस इतना सा टाइम मैनेज करनी है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन का डिसाइड कर लिया कि मैं इतने बजे ही खाना खाऊंगा और इतने बजे ही सोऊंगा, नहीं, इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है। टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने फिक्स टाइम टेबल बना लिया और बस उसी को आंख बंद करके अंधे की तरह फॉलो करना है, नहीं। टाइम मैनेजमेंट में आपको ये करना है कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कितना टाइम किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है वो आपको ऑलरेडी डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है अगर वो आपको देखना है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाला हुआ है। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, वो सब मैंने वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, ठीक है, आप वो जाकर देख सकते हैं। दूसरी और सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक, एनसीईआरटी को इग्नोर कर देना। बायोलॉजी में तो नहीं करते हम, वैसे तो हमारी देखो पीडब्ल्यू में आपको जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो सब एनसीईआरटी को फोकस में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। और मैं तो अपनी क्लास में कहता ही हूं कि तुम अगर अपने नोट्स से भी पढ़ रहे हो तो तुम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, इसलिए एनसीईआरटी साथ में खोल के रखो। जब हम पढ़ाते तो हम कहते हैं एनसीईआरटी साथ में खोल के रखो और देखते जाओ, है ना। एनसीईआरटी बेटा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स की एक बार रीडिंग जरूर लगानी है। आपको एनसीईआरटी ही प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी इज द भगवत गीता फॉर नीट एंड जेईई मेन। याद रख लेना मेरी बात, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से आएंगे। तो ये आपका सिलेबस है और अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो इसका मतलब आप सिलेबस को इग्नोर कर रहे हो, सीधी सी बात, ठीक है। देखो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन बट आपका जो सिलेबस है बेटा वो एनसीईआरटी डिफाइन करती है और
एनसीईआरटी से ही आपका पूरा पेपर आएगा, ये बात आप सभी को पता है। तो एनसीईआरटी पढ़ो ना, सीरियसली पढ़ो, जैसे तुम्हारे टीचर्स ने गाइड किया बिल्कुल वैसे पढ़ो, ठीक है। तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उसके बाद इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी। फिजिकल के लिए एटलीस्ट एक बार आपकी रीडिंग लगी हुई होनी चाहिए एनसीईआरटी की। सेम चीज फिजिक्स पे भी अप्लाई होती है, और आपके फिजिक्स के जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको गाइड किया ही होगा कि एनसीईआरटी फिजिक्स की कैसे कवर करनी है ना। फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी वरना कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बार को रीडिंग जरूर लगी हुई होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनसीईआरटी में फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या दिया हुआ है, ये आपको सब पता होना चाहिए। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑब्वियसली बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी आपको पता होनी चाहिए, आपकी सॉल्व की हुई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड कर लेना बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ये जरूर कर लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी रीडिंग लगा ली तो काम हो जाएगा, ये करना है बेटा। यहां से सीधे सीधे जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन उठकर आते हैं एज इट इज, जैसे बोर्ड में नहीं वो पुराने 10-15 साल के पेपर सॉल्व कर लो और आपका काम हो जाएगा, वहीं से पेपर आएगा। यहां पर ऐसा नहीं होता है कि पूरा पेपर यहीं से आ जाता है, पर हाँ 1 से 2 क्वेश्चन बेटा आपको, हम ऐसा देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 साल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एज इट इज क्वेश्चन उठ के अपने नीट के एग्जाम में आए हैं। तो अगर आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये यहां से उठकर नहीं भी आए तो किस लेवल के आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो इसलिए ये करना बेटा बहुत जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा आप जो भी बुक सॉल्व करने के लिए लेते हैं, आपके दिमाग में ये भी डाउट होता है कि सर बुक कौन सी खरीदनी है सॉल्व करने के लिए, ये बता दो। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, एक फंडा बता देता हूं कि कैसे बुक सेलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर एक जेईई एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी बुक्स ज्यादा फेमस चल रही हैं आजकल, ज्यादातर बच्चे कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं, या ज्यादा टीचर्स कौन सी बुक रिकमेंड कर रहे हैं, या अच्छा पब्लिकेशन कौन सा है, किस पब्लिकेशन की बुक्स अच्छी आती है, आपको पता होगा। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, बट ये आपको मालूम होगा कि अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स कौन कौन सी है। अब उनमें से भी आपको आपके लिए परफेक्ट बुक सेलेक्ट करनी है, तो आप बस एक चीज देख लेना, उसमें ये 2 चीजें होनी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए बेटा। और ये आप तभी पता कर पाओगे जब आपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई हुई होगी। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग की रीडिंग लगाई है, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या डी ब्लॉक की रीडिंग लगाई है। अब डी ब्लॉक आपने चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है, तो अगर आप ये बुक में ये वाला सेक्शन देखोगे, डी ब्लॉक चैप्टर खोलना, उसमें ये वाला सेक्शन खोल के देखना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वाला, उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की लाइन से बने हुए क्वेश्चन है या नहीं। अगर आपको दिख जाए कि हाँ यार ये तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं और इस पर क्वेश्चन बनाकर इसमें दे रखे हैं, सेलेक्ट कर लो उस किताब को सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है। तो ये थी दूसरी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। तीसरी और बहुत जरूरी, वैसे तो इसका ध्यान शुरुआत से ही रखना होता है, इसके लिए सबसे कॉमन मिथ पता है क्या है? रिवीजन। अरे ये तो हम लास्ट टाइम में करेंगे भाई, अभी तो पढ़ लेते हैं। रिवीजन तो लास्ट में करना होता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है बेटा। रिवीजन जैसे अगर तुम ड्रॉपर हो या तुम एक एंथ्यूज यानी कि क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें रिवीजन स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना होता है। इस पर अलग से एक पूरा वीडियो बना रखा है मैंने कि कैसे रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। और इफेक्टिवली कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि क्या इफेक्टिव तरीका है, कम समय में हम ज्यादा कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं पढ़ के, या अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं हम। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसमें मैंने पोमोडोरो टेक्निक को समझाया हुआ है। पोमोडोरो टेक्निक को यूज करते हुए आप कैसे अपना फोकस और बढ़ा सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिवली कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा रिवीजन है ना, आपका सिलेबस अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप किसी भी बैच में हो, आप चाहे जेईई के स्टूडेंट हो या आप नीट के स्टूडेंट हो। हालांकि ये वीडियो नीट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, बट जो जेईई के स्टूडेंट हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, और तुम्हारा अगर सिलेबस हो गया है तो एक प्रॉपर रिवीजन अब प्लान कर लो। रिवीजन प्लान करो अच्छे से। हर सब्जेक्ट का रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। और रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि एक बार पूरा सिलेबस हो गया बस एक बार उसको और रिवाइज कर लेना है। वैसे तो पता है, अगर इफेक्टिवली हम बात करें तो आपका टोटल 5 बार रिवीजन होना चाहिए आपके ईच सब्जेक्ट का, 5 बार। पर मैं ये कह रहा हूं छोड़ो 5, अब उतना टाइम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम 3 बार तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए, ऐसा तुम्हें प्लानिंग करके चलनी है। अब तुम्हें लास्ट मोमेंट पे बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर अब 1 महीने में 3 बार कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो, एक रिवीजन, मैं अब 3 रिवीजन की बात नहीं कर रहा कि तुम्हें अभी भी 3 बार रिवाइज करना है। एक रिवीजन तुम्हारा तभी हो गया होगा जब तुम पढ़ रहे थे। जब तुम डेली लेक्चर लेते हो तो उसे डेली रिवाइज करना होता है, पहला रिवीजन होता है वो। दूसरा रिवीजन होता है तुम्हारा जब तुम्हारे टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, जैसे 21 दिन में तुम्हारा टेस्ट होता है या 1 महीने में तुम्हारा जो भी एक टेस्ट हुआ, उसको लेके जब तुमने चीजों को वापस से पढ़ा, वो है तुम्हारा दूसरा रिवीजन। और अब तुम्हारे तीसरे टाइम वाले रिवीजन की बात हो रही है, जिसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट को इक्वली रिवाइज करना है। तो बेटा एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट उठा लो, उनके एक एक चैप्टर को रिवाइज करना चालू कर दो।
रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन में आपको थ्योरी जितना जल्दी हो सके, जितना तेजी से हो सके उतनी तेज थ्योरी अपने नोट्स से रिवाइज करनी है, और उन नोट्स में जो आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं वो रिवाइज करने हैं। रिवीजन के नाम पे अभी फास्ट रिवीजन के नाम पे आपको यही करना है। आपने जो ऑलरेडी क्वेश्चंस लगा लिए हैं आपको उनको वापस से देखना है, जो थ्योरी आपके पास ऑलरेडी है वो आपको अलग से देखनी है। रिवीजन के नाम पे नया कुछ भी नहीं करना है अब, कि मैं कोई नई टेक्निक ले आता हूं, कुछ नया पढ़ लेता हूं। नया तो पढ़ना ही नहीं है। रिवीजन का मतलब यही है, जो आपने कर लिया है अब आपको उसको वापस से एक बार रिकॉल करना है। ठीक है। चौथी और आजकल की जाने वाली सबसे ज्यादा गलती वो है ओवरलोडिंग विद स्टडी मटेरियल। सर ऑनलाइन सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, सारी पीडीएफ, इस इंस्टीट्यूट का मटेरियल, उस इंस्टीट्यूट का मटेरियल, टेलीग्राम से, और आजकल तो नया ट्रेंड और चल गया है, इंस्टाग्राम में ये कमेंट कर दो, तुम्हारे डीएम में लिंक आ जाएगा, वो पीडीएफ पढ़ लेना, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर बेटा ऐसे ही सिलेक्शन हो गए होते ना डीएम करने से ही, तो इतनी मेहनत हम थोड़ी ना कर रहे होते, है ना। हम भी तुमको यही कह देते ना कि एक काम कर, तू मेरे को कमेंट कर, मैं डीएम करता हूँ तेरे को पीडीएफ, हो गया तेरा काम। क्या करेगा पढ़ाई वढ़ाई करके? स्टडी मटेरियल जितना प्रिसाइज रखोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा मिलेगा। तुम करते क्या हो, उधर से फ्री पीडीएफ मिल गई वो ले ली, इधर से फ्री पीडीएफ मिल गई ये भी ले ली, वो भी ले लिया, टेलीग्राम से भी कर लिया, पीडब्ल्यू के ऐप से भी सारा मटेरियल डाउनलोड कर लिया। अब मटेरियल भर लिया अपन ने इतना सारा, अब समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूं, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ना है। तो इसलिए जो तुम्हारा कंसाइज, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है क्लास में, वही तुम्हारा स्टडी मटेरियल है। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें जो करना है तुम वो रखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी डीपीपी प्रैक्टिस शीट, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स पड़े हैं तो वो, और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो तुम्हारे बुक्स हैं जिसमें पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो, नया कुछ नहीं प्लीज, है ना। फ्री की पीडीएफ्स के भरोसे मत रहा करो प्लीज। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा इकट्ठा नहीं कर लेना है कि खुद को ही समझ में ना आए क्या करें। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट मिनट क्रैमिंग। अभी जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, तब वहां पर तुम्हें कई ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इधर, आप अपने सेंटर पे खड़ो, ये सेंटर का गेट है, सेंटर के गेट के नीचे बैठ के, बाजू में खड़े होके, उस पे लटक के धड़ा धड़, ये भी देख लेता हूं, 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 कम टाइम में सारा सब देख लूंगा मैं। पूरी केमिस्ट्री अभी 5 मिनट में रिवाइज कर लूंगा, पूरी फिजिक्स के फॉर्मूला देख लिया मैंने, मेरे पास फॉर्मूला शीट है, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। लास्ट मिनट पे इतनी हड़बड़ाहट में, मतलब कम टाइम में आप ये चाहोगे कि मैं सारा सब कुछ देख लूं, एक बार वापस से रिवाइज कर लूं, और उससे होगा क्या, इतना घौंच पौच हो जाएगा दिमाग में, इतनी खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में कि लास्ट मोमेंट पे जब उस चीज की जरूरत होगी तुम्हें एग्जाम पेपर में, वो चीज याद ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतनी तेज काम करने लग जाएगा तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो ये गलती मत करना, एकदम शांत दिमाग रखना। जब तुम सेंटर पे पहुंच जाओ तो तुम्हें ऐसे कई दिखेंगे वहां पर घूमते हुए, रटते हुए, पागलों की तरह किताबों में घुसे हुए, उनको देखना, चिल मारना, और हो सके तो उनको भी चिल करने की कोशिश करना है। भाई चिल मार यार, पेपर है नीट का, आराम से, साल भर पढ़ाई की अपन ने, मेहनत की है, आराम से पेपर देंगे। लास्ट मोमेंट वैसे भी इतना कुछ करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। दिमाग जितना शांत रखेंगे उतना ज्यादा फोकस होकर पेपर दे पाएंगे। ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन जरूरी है, पर ये लास्ट मोमेंट पे वो जो मैं 10 मिनट में पूरी चीजें देख लेता हूँ, 1 घंटे में पूरी चीजें देख लेता हूँ, ये सब मत करना। एकदम कूल होकर पेपर देने जाना। ठीक है। ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, एकदम कूल होकर पेपर देने जाना। नेक्स्ट, ये गलती बिल्कुल मत करना, अपने मॉक टेस्ट। अब तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देने बेटा। अब जितने ज्यादा तुम टेस्ट दोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे। टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है, टेस्ट तो देने ही है, उन नंबर्स को इंप्रूव करने के लिए काम करना है। ठीक है। पर टेस्ट देने ही है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ना, वहां पर एग्जाम में उतना ही कम प्रेशर फील करोगे, क्योंकि तुम्हारी टेस्ट देने की प्रैक्टिस, वो हैबिट तुम्हारी ऑलरेडी बनी हुई है। तो तुम्हें वहां पर वो प्रेशर फील नहीं होगा कि मैं पेपर दे रहा हूं, वो भी नीट का। क्योंकि ज्यादातर बच्चे पेपर देने से डरते हैं और स्किप करते हैं कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, छोड़ो पेपर नहीं देंगे अपन, सीधे नीट में देके आएंगे, सीधे ही मतलब परफॉर्मेंस देंगे वहां पे मेन स्टेज पे। तो ऐसा प्लीज नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ना बेटा उतना ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने का मतलब नहीं है कि तुम दिन में 2-2 3-3 टेस्ट दे रहे हो। लास्ट मोमेंट पे डेली 1 टेस्ट आप दे सकते हो, या सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट आप दे सकते हो, ये मोर देन सफिशिएंट होते हैं। सप्ताह में 3 टेस्ट सफिशिएंट होते हैं, डेली 2-3 टेस्ट नहीं देने हैं कि पागलों की तरह टेस्ट पेपर मार्केट गए, जेरोक्स की दुकान पे उठा लाए 2-3 साल के बंडल, इस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले ली, उस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले ली, इसकी भी ले ली, और मेरे इंस्टीट्यूट की तो मेरे पास है ही, अब चारों से एक पेपर डेली लगा लूंगा। नहीं, टाइम मैनेज करना है, याद है ना, सबसे पहली गलती टाइम मैनेज करना है। तो आपको पेपर के लिए भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही देना है कि इस टाइम पर, इतने टाइम में पेपर लगाऊंगा, और इतने टाइम में उसका एनालिसिस करके क्या क्या गलती की है वो एनालाइज करके आगे निकल जाऊंगा। ठीक है। और ध्यान रखूंगा आगे वो गलतियां दोबारा ना हो। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना बेटा, ये एक तरीके से नेट प्रैक्टिस है। क्रिकेटर्स देखा ना तुमने, कितने दिनों तक नेट प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई सीधे अब ऑस्ट्रेलिया से मैच है, पाकिस्तान से मैच है, सीधे मैच में परफॉर्मेंस देंगे। अरे उनके खिलाफ तो देखना, वैसे जोश हाई रहता है अपना, उसमें तो ऐसी परफॉर्मेंस देके आऊंगा। नहीं, कई दिनों तक, कई सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके परफॉर्मेंस दे पाते हैं वहां पर मैदान में। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, जितनी ज्यादा नेट प्रैक्टिस करोगे, खुद को जितना ज्यादा निखारोगे, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ठीक है। नेक्स्ट,
अंडर एस्टिमेटिंग द बायोलॉजी। नीट के स्टूडेंट्स खासकर ये गलती करते हैं। बायोलॉजी तो मेरा फेवरेट है भाई, बायोलॉजी तो मुझे आती है। मैं अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम बायोलॉजी छोड़ देते हो, नहीं, बायोलॉजी तुम अच्छे से तैयार करते हो। और तुम में से कई हैं जो उस चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ बायोलॉजी तो है भाई, अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बायोलॉजी मैं खुद पढ़ा सकता हूँ दूसरों को। ऐसा सोच के हम बायोलॉजी में जो 360 आउट ऑफ 360 अचीव कर सकते हैं, हम उसको भी छोड़ देते हैं कि हाँ 340, 330, 320 भी आ जाएंगे तो भी चलेंगे। नहीं भाई, बायोलॉजी में तुम्हें इतना स्कोर करना ही है, ये सोचकर चलना, क्योंकि ये तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। खासकर बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तुम्हें एक तो स्कोर देंगे, दूसरा टाइम निकाल कर देंगे पेपर में से। तो तुम जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट इनमें रहोगे, उतना ज्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा पेपर में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को देने के लिए, क्योंकि वो थोड़े से कैलकुलेशन वाले पार्ट है। वहां पर 90% नीट के स्टूडेंट्स वहां दिक्कत में जाते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है ना। तो बायोलॉजी बेटा इतने अच्छे से तैयार कर लेना कि ये इंश्योर कर लो कि भाई इसमें तो कंफर्म है 360 आउट ऑफ 360 लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, हो सकता है तुम में से कईयों को लग रहा हो कि सर ज्यादा आइडियल बातें कर रहे हो आप, लेकिन बेटा बिलीव मी, मैंने स्टूडेंट्स को इन्हीं स्ट्रैटेजीज से अंडर 100 रैंक दिलवाई है। ठीक है, तो ये सारी काम करने वाली चीजें हैं, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये काम करती है चीजें। सिर्फ पढ़ने से, या मेरी 12th में 99% है, या मैं हमेशा से ही 99% लेकर आया हूं, मैं हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट रहा हूं, सिर्फ सब कुछ पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ने से सिलेक्शन होता है। कई बच्चे ऐसे सेलेक्ट होते देखे हमने जो 10th क्लास में 80%, 12th क्लास में 85%, 75%, ज्यादा कुछ अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फोड़ के रख देते हैं, फोड़ के। तुम्हें भी ये करना है, स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर पे ध्यान मत देना, नंबर आगे पीछे चलता थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट, वीक बेसिक्स और फंडामेंटल्स। ये गलतियां तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटली वीक रह गए तो रट्टा मारना पड़ेगा। अगर तुम चीजों का रट्टा मार रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे बेसिक्स वीक हैं, तुम्हारे फंडामेंटल्स वीक हैं। इसीलिए हमेशा फंडामेंटल्स पर काम करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि लास्ट के 1 महीने में सर अब हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करना सीखेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वो जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो बेसिक चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर एक टॉपिक के फंडामेंटल्स में जाना है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जब आप अपने नीट की तैयारी कर ही रहे हो, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, तो अब जब आप वापस से रिवीजन के लिए अपना रिवीजन प्लान कर रहे हो, रिवीजन की तैयारी कर रहे हो, तो अब आप जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं अपने हर सब्जेक्ट के, उनको पहले रिवाइज करना है। क्योंकि ये टॉपिक्स अगर सही से रिवाइज हो जाएंगे तो आगे के चैप्टर रिवाइज करने में तुम्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मान लो अगर तुम पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही रिवाइज नहीं करोगे और तुम सीधे केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन या सीधे डी ब्लॉक पर जाओगे, दिक्कत आएगी ना मेरे भाई। तो पहले जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, उनका रिवीजन प्लान करना है, उनको रिवाइज करना है। उसके बाद जो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जिनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन पर हमें कॉन्फिडेंस है, उनको तैयार करना है। और फिर उसके बाद काम करना है उन टॉपिक्स पर जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, जहां हमें लगता है कि भाई यार इसके क्वेश्चन मुझसे नहीं होते, या मैं उसमें उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। ठीक है, तो फंडामेंटल्स पर काम करना है, मतलब फंडामेंटल टॉपिक्स को, जो चैप्टर्स है हमारे फंडामेंटल, उनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट, ये तो ऑलमोस्ट तुम लोग सभी लोग ये गलती करते हो, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। 100 में से कोई एक स्टूडेंट होगा जो इसको प्रायोरिटी देता होगा कि मैं अपनी, और वो स्टूडेंट नहीं देता होगा, उसके घर वाले देते होंगे, है ना। बेटा तुम में से कईयों को माइग्रेन, सिर दर्द, पेट दर्द, और उनकी मेंटल हेल्थ की भी मैं अगर बात करूं तो फोकस ना कर पाना, कंसंट्रेट ना कर पाना किसी भी टॉपिक पर ज्यादा देर तक। मैं सर पढ़ने के लिए मोबाइल खोलता हूं, लेकिन पढ़ाई की बजाय मैं कहीं और ही निकल जाता हूं, कुछ और ही देखने लग जाता हूं, है ना। तो फोकस की कमी, ये सारी चीजें बेटा फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है मेरे भाई। लास्ट के 1 महीने में इन दोनों में से किसी भी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। फिजिकल हेल्थ को आप अपनी प्रॉपर डाइट से और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, तुम्हारे लिए बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। लॉन्ग वॉक पे निकल जाया करो जब भी ऐसा लगे कि थकान हो रही है, या जितना पढ़ रहा हूं उतना ग्रैस्प नहीं कर पा रहा हूं, पढ़ तो बहुत रहा हूं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा, लॉन्ग वॉक पे निकल जाओ तुम लोग, मैं भी यही करता हूं। ठीक है, लॉन्ग वॉक पे निकल जाओ, थोड़ी हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। फिजिकली फिट होने चाहिए तुम लोग, जितना फिजिकली फिट रहोगे उतना ज्यादा मेंटली फिट रहोगे। मेंटल हेल्थ के लिए तुम्हें सबसे पहली बात तो अपने आसपास का एनवायरमेंट, डाइट, एनवायरमेंट दोनों अच्छा रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे आसपास तुम्हें टॉक्सिक लोग दिख रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ। खासकर तुम्हारे रिश्तेदार, जो टॉक्सिक रिश्तेदार होते हैं, उनसे दूर हो जाओ, जो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए बार बार हाँ भाई कैसी चल रही तैयारी, होगा सिलेक्शन के नहीं होगा, जो भी तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करे, 1 महीने के लिए उससे दूर हो जाओ बेटा। ठीक है, जरूरी है। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर हेल्थ खराब हुई ना, तुम्हारी पूरे साल की या 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिर बाद में तुम रिग्रेट ही करोगे और कुछ नहीं, और सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों को ये बोलोगे कि मेरी तबियत खराब हो गई थी इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। लोग बाग एक बार को तुमको सिंपैथी देंगे, पर बाद में ये कहेंगे ना कि अब है कोई अच्छा पढ़ने वाला नहीं है, नहीं हुआ इसका सिलेक्शन।
ठीक है, सिलेक्शन मायने रखता है, तो उसके लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। हाँ, अब हमने सारी तैयारी कर ली है, हम पढ़ रहे हैं, बढ़िया से रिवाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, लेकिन टेस्ट देने के बाद, डीपीपीज या प्रैक्टिस शीट्स लगाने के बाद जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं, उन गलतियों पर ही अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा भाई। अगर मैंने एक पेपर दिया, मेरे कुछ 10 क्वेश्चन गलत हुए, है ना, मैंने सपोज 50 क्वेश्चन लगाए या मैंने 100 क्वेश्चन लगाए, सपोज उसमें से मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए या 20 क्वेश्चन गलत हुए, तो जब तक मुझे ये पता नहीं लगेगा कि ये 10 क्वेश्चन क्यों गलत हुए, गलती क्या हुई है मुझसे, मैं आगे फिर से वो गलतियां नहीं करूंगा, ये कैसे इंश्योर कर पाऊंगा मैं। तो बेटा खुद का एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस करना जरूरी है। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आप हमेशा, आपने सुना होगा, आपने खुद ने देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि सर मेरे मार्क्स 400 पे स्टक हो गए, सर मेरे मार्क्स 600 पे स्टक हो गए, 650 पे स्टक हो गए, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, मैंने पूरी तैयारी कर ली, मैंने हर प्रकार के टेस्ट दे लिए, टॉपिक वाइज दे लिए, फुल सिलेबस टेस्ट दे लिए, पर मेरे इससे ज्यादा नंबर आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि तैयारी तो अपनी हो रखी है, पढ़ा अपन ने सभी है, लेकिन अब जो परफॉर्म करते टाइम पे हम गलतियां कर रहे हैं, उसका एनालिसिस हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। क्या गलतियां हो रही हैं, क्यों क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जब तक उसका एनालिसिस आप नहीं करोगे, वो गलतियां बार बार रिपीट करोगे, सिली मिस्टेक्स आप बार बार रिपीट करोगे, और बेटा ज्यादातर केस में आपकी सिली मिस्टेक्स ही आपकी पसंद की सीट, आपका पसंद का कॉलेज या फिर आपका सिलेक्शन रोक देती है। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करने के लिए आपको बेटा अपनी खुद की गलतियों का एनालिसिस करना होगा। गलतियां करो, गलतियां करना जरूरी है, पर उसको एनालिसिस जरूर करो। उसको एनालाइज जब तक नहीं करोगे तब तक वो गलतियां करना बेवकूफी होगा। गलतियां करना जरूरी है, लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। उन गलतियों से सीखो, उन गलतियों को सीख कर उनको याद रखो कि दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। ठीक है, सिली मिस्टेक जैसी कोई मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक मिस्टेक होती है, लेकिन अगर आप उस मिस्टेक को बार बार कर रहे हो तो वो है आपकी सिली मिस्टेक। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, और जब आप देखोगे खुद का, जब आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ किस तरीके से ऊपर जाएगा, आप खुद नंबर बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, तो बेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है। और एक आखिरी चीज, 10 मिस्टेक्स तो हमारी हो गई हैं कंप्लीट, लेकिन एक आखिरी चीज, आपका एटीट्यूड, ये आपकी बोनस टिप है। आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, किस एटीट्यूड से आप पेपर देने जा रहे हो। ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता, हमेशा यही सोचना कि मैं ही कर सकता हूं। मैं नहीं तो फिर कौन, अगर मैं ही नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देना भाई, सिर्फ इस पर ध्यान देना है, आप ही कर सकते हो। इसीलिए तो आपने ये चूज किया था। आपने जब नीट की तैयारी मैं करूंगा, ये फील्ड आपने क्यों चूज किया था? कुछ सपने थे, कुछ बनना था, आपने देखा था कि हाँ यार डॉक्टर्स की लाइफ क्या लाइफ होती है, ऐसी इज्जत ऐसा पैसा मुझे भी चाहिए, मुझे वो लाइफ चाहिए, मुझे भी जीना है ऐसे। तो जब आपने ऐसा सोचा कि मुझे ये चाहिए, तो आप कर सकते हो, इसीलिए तो आपने सोचा, तो आप कर सकते हो बेटा। ये एटीट्यूड अपने अंदर हमेशा रखना चाहिए, यही एक स्टूडेंट का एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी बातें रहेंगी बेटा, इनका ध्यान आपको रखना है, और बस इसी तरीके से लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे, आप सभी सेलेक्ट होंगे। देखो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी का सिलेक्शन होगा, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा खुद को इंप्रूव करने के लिए काम करना है बेटा, हमेशा खुद को इंप्रूव करने के लिए काम करना है। और जब ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो गया ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल, बिलीव मी। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आई होप आज के इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। बस लगे रहो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलेंगे नीट के एग्जाम के बाद रिजल्ट सेलिब्रेशन में, खूब एंजॉय करेंगे, अच्छे से तैयारी करना, 4 के पेपर आना। तब तक के लिए धन्यवाद।